अध्याय 281 शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि। यशिका के जाने के बाद अब उस स्थान पर केवल आर्यन ही बचा था। आर्यन वापस उस स्थान पर गया जहां ड्यूअल ड्रैगन कढ़ाई रखी थी। उसने कढ़ाई के भीतर मौजूद सभी स्वर्ण कमल गोलियां निकाल ली। आर्यन ने इन गोलियों को अपनी पत्नियों प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी के बीच बांटने का फैसला किया और बाकी को उसने अपने पास सुरक्षित रख लिया। सही मात्रा की गणना करने के बाद आर्यन अपनी सभी महिलाओं को खोजने गया। वो उन सबको स्वर्ण कमल की गोलियां देने वाला था। वो उन सबसे मिलने गया। सौभाग्य से सभी महिलाएं इस समय दोहरी साधना कक्ष में थीं, इसलिए आर्यन को उन्हें एक एक करके खोजने की परेशानी नहीं उठानी पड़ी। जब आर्यन वहां पहुंचा तो सभी महिलाओं ने उसे देखकर मधुर मुस्कान दी। आर्यन चलकर उन सबके पास गया। पत्नियों, मेरे पास आप सभी के लिए एक विशेष उपहार है। आर्यन ने स्वर्ण कमल की गोली निकाली और सबको दिखाई। ये क्या है? यहां मौजूद लगभग सभी महिलाओं ने आर्यन से पूछा, क्योंकि वे नहीं जानती थीं कि ये कौन सी गोली है। ये स्वर्ण कमल की गोली है। ये गोली आपके साधना स्तर को बढ़ा सकती है। आर्यन ने इस गोली के सेवन से होने वाले लाभों के बारे में समझाया। जैसे ही उन्होंने इस गोली के लाभों के बारे में सुना, वहां मौजूद सभी महिलाएं तुरंत उत्साहित हो गईं। ये गोली उनके साधना स्तर को ऊपर उठाने का एक छोटा रास्ता थी। जाहिर है कि ये सुनकर वे बहुत खुश हुईं। सब एक एक ले लो। आर्यन ने समान रूप से गोलियां बांट दीं। पति, आप इसे अपने पास रखें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मीनल ये नहीं चाहती थी। डिवाइन रेल्म की ओर कदम बढ़ाने वाली वर्तमान मीनल के लिए ये गोली अधिक उपयोगी नहीं थी। डिवाइन रेल्म तक की यात्रा बहुत कठिन थी। उसे उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए इन गोलियों से कहीं अधिक चीज़ों की आवश्यकता थी। मैं समझ गया, तो फिर मैं तुम्हें ये दूंगा। क्योंकि मीनल ने स्वर्ण कमल की गोली लेने से मना कर दिया था, आर्यन ने उसके बदले उसे एक कच्चा अग्नि फीनिक्स फल दिया। अगर ये पक जाता है तो ये मीनल की अग्नि शक्ति को बढ़ा सकता है। धन्यवाद। मीनल जानती थी कि आर्यन ने उसे कौन सा फल दिया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन उसे अग्नि फीनिक्स फल देगा। मीनल के लिए यह फल बहुत ही मूल्यवान था। ये उसकी फीनिक्स अग्नि की शक्ति को बढ़ा सकता था। अब सबको अपना हिस्सा मिल चुका था। केवल परी को ये गोली नहीं मिली थी। वर्तमान में परी अभी भी बहुत आराम से सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन के साथ हुई लड़ाई के कारण अभी भी थकी हुई थी। साथ ही परी ने अभी तक साधना की बुनियादी बातें भी नहीं सीखी थीं, इसलिए उसे ये गोली खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रिया, माधुरी, नैना और रीना, इन चारों महिलाओं ने स्वर्ण कमल की गोली अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही गोलियां उनके शरीर में गईं, उन चारों के शरीर से अत्यंत शुद्ध ऊर्जा उमड़ने लगी। प्रिया, माधुरी, नैना और रीना जानती थीं कि उन्हें इस समय क्या करना है। उन्हें अपने शरीर में बह रही उस शुद्ध ऊर्जा को नियंत्रित करना था। स्तर बढ़ा, स्तर बढ़ा, स्तर बढ़ा। लगातार एक के बाद एक उनके स्तर बढ़ते रहे। प्रिया, माधुरी, नैना और रीना पहले ही स्काई प्रोफाउंड रेल्म के उच्चतम पड़ाव पर पहुंचने लगी थीं। आर्यन और मीनल देख रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे चारों इस समय निरंतर अपने स्तर पार कर रही थीं। वे लुकना नहीं चाहती थीं। अद्भुत! मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इन सब का स्तर इतनी तेजी से और इतना ऊपर तक जाएगा। मीनल ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वे चारों एक साथ कई स्तर पार कर लेंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। स्वर्ण कमल की गोली का प्रभाव अद्भुत है। मैंने इसे खुद आजमाया और मैं 7वें स्तर तक पहुंच गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे एम्परर रेल्म तक पहुंच पाती हैं या नहीं। स्तर पार हुआ। प्रिया सबसे पहले एम्परर रेल्म में पहुंची, उसके बाद माधुरी, नैना और अंत में रीना। एम्परर रेल्म तक पहुंचने के बाद स्तर बढ़ने की गति थोड़ी धीमी हो गई। ऐसा लगा जैसे एम्परर रेल्म उनके लिए सीमा थी। 1 घंटे के बाद आखिरकार उन चारों महिलाओं ने स्वर्ण कमल की गोली से मिलने वाली शुद्ध ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था। प्रिया का स्तर इस समय 8वें एम्परर रेल्म पर था। माधुरी के लिए यह अभी भी काफी कम था। वर्तमान में वे केवल चौथे एम्परर रेल्म तक ही पहुंच पाई थी। नैना की स्थिति भी वही थी। वे भी चौथे स्तर तक ही पहुंच सकी थी। जहां तक रीना की बात है, वे चारों में सबसे नीचे थी। रीना केवल दूसरे एम्परर रेल्म तक ही पहुंच पाई। वे अभी भी अन्य 3 महिलाओं से काफी पीछे थी। आर्यन ने उन चारों ओर देखा। वे स्वर्ण कमल की गोली का उपयोग करके उनकी शक्ति में हुई इस वृद्धि से काफी संतुष्ट था। उसने प्रिया को देखा। प्रिया इस समय सबसे ऊंचे स्तर पर थी। शायद ये उसके पावन शरीर के कारण था, जबकि अन्य 3 महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन सुधार था। बधाई हो, आप सभी एम्परर रेल्म स्तर पर पहुंच गई हैं। अब से आप आसमान में उड़ सकती हैं। आर्यन और मीनल ने उन सबको बधाई दी। पति, धन्यवाद। ये सब आपकी दी हुई गोलियों की वजह से संभव हुआ है। प्रिया आर्यन के पास गई और खुशी में उसे चूम लिया। ये प्रिया की कृतज्ञता थी। माधुरी और नैना भी पीछे नहीं रहना चाहती थीं। उन्होंने भी आर्यन को चूमकर धन्यवाद दिया। रीना इकलौती महिला थी जिसने आर्यन को नहीं चूमा था। उसे अपनी अन्य बहनों के सामने आर्यन को चूमने में बहुत शर्म आ रही थी। रीना ने खुद को अकेला महसूस किया। जबकि अन्य महिलाएं आर्यन को चूमने की होड़ में थीं, वे बिना कुछ किए बस चुपचाप खड़ी थीं।
पीछे नहीं छूटने की इच्छा से रीना ने अपनी हिम्मत जुटाई और आर्यन के पास गई। बिना कुछ कहे सुंदर शिक्षिका रीना ने आर्यन को चूम लिया। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि रीना भी अन्य महिलाओं की तरह साहसी बन जाएगी। ऐसा लगा कि वे भी दूसरों से हारना नहीं चाहती थीं। आर्यन ने प्रिया, माधुरी और नैना को इशारा किया। उसकी 3 पत्नियों की वजह से ही रीना, जो आमतौर पर उच्च नैतिक मूल्यों वाली थी, दूसरों के सामने ऐसा कुछ कर सकी। क्यों न हम इस जीत का जश्न कुछ मजेदार करके मनाएं? आर्यन ने अपनी सभी महिलाओं को गले लगा लिया। यहां मौजूद सभी महिलाएं शर्म से लाल होने लगीं। वे स्वाभाविक रूप से जानती थीं कि आर्यन क्या चाहता है। बिना किसी जवाब का इंतजार किए आर्यन ने सबके कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अब एक युद्ध अपरिहार्य था। सभी महिलाओं को मिलकर आर्यन के खिलाफ लड़ना था। अध्याय 282। सभी पत्नियों की चर्चा। कमरे के बाहर इस समय यशिका यानी येशु ने दोहरी साधना कक्ष की ओर देखा। हालांकि वो कमरे के अंदर नहीं देख सकती थी, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी कि वहां क्या चल रहा होगा। तुम यहां बाहर क्यों खड़ी हो? क्या तुम उनके साथ शामिल नहीं होना चाहती? अवनी अचानक यशिका के बगल में प्रकट हुई। नहीं, ये रानी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। यशिका ने तुरंत अवनी की बात को ठुकरा दिया। हा, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी भी एक छोटी कुंवारी हो। अवनी ने यशिका पर हंसते हुए कहा। मेरी उम्र में कुंवारी होने में क्या बुराई है? मैं अभी भी कई हजार साल और जी सकती हूँ। मेरे वर्तमान रूप के साथ मेरे लिए साथी ढूंढना मुश्किल नहीं है। यशिका हार नहीं मानना चाहती थी। उसने अवनी के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि यशिका ने अवनी के खिलाफ कठोर शब्दों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। अवनी से जो आभा निकल रही थी वो अत्यंत खतरनाक थी। ये महिला उसे थोड़ा डरा रही थी। ये तो बड़े अफसोस की बात है। अगर तुम खुद को मास्टर को सौंप दोगी तो वो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। अवनी ने सुंदर और परिपक्व यशिका को चिढ़ाना जारी रखा। यशिका का चेहरा लाल हो गया। तुम खुद को इस व्यक्ति को क्यों नहीं सौंप देती? तुम भी तो एक शुद्ध कुंवारी हो और मुझसे उम्र में बड़ी भी हो। आखिरकार यशिका ने अवनी को करारा जवाब दिया। यशिका को अचानक याद आया कि ये सुंदर परी भी अभी तक कुंवारी थी और वो उससे बहुत बड़ी थी। अवनी के शरीर से एक डरावनी आभा निकलने लगी। तुमने मुझे क्या कहा? बूढ़ी औरत? अवनी को बूढ़ी कहलाना पसंद नहीं आया। कोई भी महिला बूढ़ी कहलाना पसंद नहीं करती और अवनी भी उनमें से एक थी। अवनी की डरावनी आभा देखकर यशिका तुरंत कांप उठी। वो आभा उसके लिए बहुत ही धमकी भरी थी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने बस इतना कहा कि तुम भी मेरी तरह कुंवारी हो। घबराहट में यशिका ने स्पष्टीकरण दिया। जो यशिका आमतौर पर रानी की तरह व्यवहार करती थी, वो अवनी के सामने तुरंत आज्ञाकारी बन गई। बहुत अच्छे। अवनी यशिका के बदलते व्यवहार से संतुष्ट थी। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर देर सबेर मैं खुद को मास्टर को सौंप ही दूंगी। अवनी को पता था कि वो कभी न कभी आर्यन की महिला बनेगी। बस अभी सही समय नहीं आया था। अवनी तब तक इंतजार करना चाहती थी जब तक आर्यन और अधिक शक्तिशाली न हो जाए। अवनी को वे पुरुष पसंद थे जिनकी शक्ति उससे अधिक हो। यशिका ने उम्मीद नहीं की थी कि अवनी इतनी हिम्मत के साथ ऐसी बात कहेगी। अवनी ने फिर से यशिका की ओर देखा। तो तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम आर्यन को पसंद करती हो? अवनी ने फिर से वही सवाल पूछा। मुझे नहीं पता। मैं अपने लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश कर रही हूं। तुम एक संपूर्ण पुरुष की तलाश कर रही हो? क्या ये इशारा आर्यन की ओर नहीं है? अवनी के शब्दों ने यशिका को ही फंसा दिया। यशिका का चेहरा और भी लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला हर बात में आर्यन का पक्ष क्यों लेती है। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहां से चली गई। अवनी मुस्कुराई और उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा कि यशिका शायद आर्यन को पसंद करने लगी है। ये बस समय की बात थी कि वो अपनी भावनाओं को पहचान ले। ऐसा लगता है कि आज रात सब बहुत मजा करेंगे। अवनी, जो आर्यन से जुड़ी हुई थी, स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वो अभी क्या कर रहा है। उसने दखल नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई और गायब हो गई। अगले दिन प्रिया यानी जाओ यान, माधुरी यानी लिऊ यू, मीनल यानी फू लांगलिंग, नैना यानी सू मेंगसिंग, रीना यानी लिन रॉक्सी और परी यानी श्याओ लुलू बिस्तर पर कमजोरी से लेटी हुई थीं। कल की रात बहुत अस्त व्यस्त थी। उन छहों ने मिलकर अकेले आर्यन का सामना किया था। साथ मिलकर लड़ने के बावजूद वो छहों महिलाएं आर्यन का मुकाबला नहीं कर सकीं। परिणाम स्वरूप वो सब हार गईं और बुरी तरह थक गईं। नीले ड्रैगन की शक्ति प्राप्त करने के बाद आर्यन की क्षमता और ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी। वो बिना थके एक साथ कई महिलाओं को संतुष्ट करने में सक्षम था। दोहरी साधना का लाभ भी अब पहले से कहीं अधिक मिल रहा था। आर्यन बहुत संतुष्ट था। उसने उन छहों महिलाओं को देखा जो चैन की नींद सो रही थीं। प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी बिना कपड़ों के ऐसी लग रही थीं जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सराएं हों।
आर्यन के साथ के बाद वो और भी सुंदर और आकर्षक लग रही थीं। सबसे स्पष्ट बदलाव रीना और परी में था। शिक्षिका रीना अब बहुत अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थीं। उससे एक परिपक्व आभा निकल रही थी। परी भी पहले से बहुत सुंदर और समझदार लग रही थीं। उन्हें सोता छोड़कर आर्यन ने कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। वो नेहा की स्थिति देखना चाहता था। उसके जाने के कुछ देर बाद प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी ने अपनी आंखें खोलीं। वो सब एक साथ उठीं। ओ माय गॉड, पति तो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हम सबके मिलकर लड़ने के बाद भी हम उन्हें हरा नहीं सके। माधुरी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उनकी क्षमता बहुत बढ़ गई है। मेरा शरीर तो मुश्किल से ही उन्हें संभाल पा रहा था। हमें पति के लिए एक और बहन ढूंढनी चाहिए, वरना उनकी अत्यधिक ऊर्जा हमें थकाकर मार डालेगी। प्रिया ने सलाह दी कि उन्हें पति के लिए एक और महिला खोजनी चाहिए। प्रिया को आर्यन के साथ बिताए पल बहुत पसंद थे, लेकिन उसका शरीर उनकी उस प्रचंड ऊर्जा को रोजाना संभालने के लिए तैयार नहीं था। माधुरी, मीनल, नैना और रीना ने प्रिया के सुझाव से सहमति दर्शाई। इस बार मैं छोटी बहन प्रिया से सहमत हूं। यहां तक कि रीना, जो आमतौर पर आर्यन की कई महिलाओं के पक्ष में नहीं थीं, उसने भी सहमति दी। उसे लगा कि वे 5-6 भी आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं थीं। कल रात न जाने कितनी बार उन सबको आर्यन की ऊर्जा का सामना करना पड़ा था। अगर उन्हें ये रोज करना पड़ा तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। भले ही ये सुखद था, लेकिन आर्यन को अपने शरीर की ऊर्जा संतुलित करने के लिए ये ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता थी, वरना वो खतरे में पड़ सकता था। परी, तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रिया ने पूछा। अब चूंकि परी भी आर्यन की पत्नी समूह में शामिल हो गई थी, उसे भी अपनी राय देनी थी। अध्याय 283, एक रहस्यमयी सुबह। मैं बस आप सबसे सहमत हूं। परी इस समय बहुत शर्मिंदा थी। उसने सोचा नहीं था कि प्रिया ने उसे भी परिवार का हिस्सा मान लिया है। अपने दिल में परी बहुत खुश थी। आखिरकार उसे इस परिवार में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था। अब उसके पास कई सुंदर बहनें थीं जो बहुत दयालु थीं। ठीक है, अगर सब सहमत हैं तो हमें पति के लिए एक सुंदर महिला ढूंढनी होगी। प्रिया ने आर्यन के लिए एक ऐसी महिला खोजने में मदद करने का फैसला किया जो अच्छी और सुंदर दोनों हो। कमरे की सभी महिलाओं ने सिर हिलाया। वे सभी प्रिया की बात से सहमत थीं। सहमति बनने के बाद सभी महिलाएं तुरंत नहाने, कपड़े बदलने और तैयार होने चली गईं। जब वे तैयार होकर बाहर आई तो वे सभी बहुत सुंदर लग रही थीं। कुछ महिलाओं को अभी भी चलने में कठिनाई हो रही थी, जिनमें सबसे खराब स्थिति परी की थी। उसे अपने पैरों पर सीधे खड़े रहने के लिए मीनल की मदद की जरूरत थी। जब सभी महिलाएं सज धज कर तैयार हो गईं, तब प्रिया उन सब को लेकर परी द्वार से बाहर निकल गई। दूसरी ओर आर्यन इस समय उस कमरे की ओर जा रहा था जहां नेहा सो रही थी। वो देखना चाहता था कि नेहा जाग गई है या नहीं। क्लिक। आर्यन उस कमरे में दाखिल हुआ जहां नेहा थी। फिलहाल नेहा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। आर्यन अंदर गया। वो नेहा को जगाना चाहता था। हे नेहा, जागो, सुबह हो गई है। आर्यन ने नेहा के शरीर को धीरे से हिलाया। नेहा इस समय एक मधुर सपना देख रही थी। वो इस तरह के समय में परेशान किए जाने पर काफी चिढ़ गई थी। बड़ी बहन, जाओ यहां से, तुम मेरे प्यारे सपने में खलल डाल रही हो। नेहा अभी भी अर्धचेतन अवस्था में बड़बड़ा रही थी। उसे लगा कि उसे जगाने वाली उसकी बड़ी बहन ऐश्वर्या है, जबकि वास्तव में उसे जगाने वाला आर्यन था। आर्यन लाचार था। उसने नेहा के शरीर को और जोर से हिलाया। नेहा और भी चिढ़ गई और बिस्तर से उठ गई। वो उसे परेशान करने वाले व्यक्ति से बहस करना चाहती थी। बड़ी बहन, मुझे अभी भी नींद आ रही है, आप क्यों? नेहा के शब्द उसके गले में ही अटक गए। नेहा अपने सामने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान रह गई। सामने उसकी बड़ी बहन नहीं, बल्कि आर्यन था। चूंकि नेहा बिना कपड़ों के थी और आर्यन के सामने थी, कल रात आर्यन उसके कपड़े वापस पहनाना भूल गया था। अगर नेहा को शक होता तो ये बुरा होता। आर्यन, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम मेरी बहन हो। नेहा ने आर्यन से माफी मांगी। उसे लगा कि उसकी बड़ी बहन ही उसे जगा रही है। नेहा को अभी याद आया कि वो इस समय आर्यन के घर पर है। उसने आर्यन को जीजाजी नहीं बुलाया, क्योंकि कल रात की घटना के बाद उसे आर्यन को जीजाजी बुलाने में बहुत शर्म आ रही थी। नेहा, बेहतर होगा कि तुम अपना शरीर ढक लो। यहां से मुझे सब कुछ बहुत साफ दिख रहा है। आर्यन ने नेहा को खुद को ढकने के लिए कहा। आर्यन की बात सुनते ही नेहा ने तुरंत नीचे देखा। इस समय वास्तव में उसने अपने शरीर पर कुछ भी नहीं पहना था। नेहा का चेहरा लाल हो गया। आह, नेहा! नेहा चिल्लाई और तुरंत आर्यन से दूसरी तरफ मुड़ गई। आर्यन, जल्दी पीछे मुड़ो, तुम अभी भी यहां क्यों देख रहे हो? नेहा ने आर्यन को मुड़ने को कहा। यह सुनकर आर्यन ने तुरंत अपनी पीठ नेहा की ओर कर ली। कल रात मैंने इसे पर्याप्त देख लिया था, अब मुझसे क्यों छुपाना? आर्यन ने सीधे तौर पर नहीं कहा, बल्कि मन में ये बात सोची।
नेहा ने तुरंत पास में जो कुछ भी था उसे पकड़ा। उसने अपना शरीर ढकने के लिए एक कंबल ले लिया। इस घटना के बाद कमरे का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। न तो आर्यन और न ही नेहा बातचीत शुरू करना चाहते थे। अहम, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? क्या कोई परेशानी है? अजीबोगरीब स्थिति को दूर करने के लिए आर्यन ने पूछा कि नेहा अभी कैसी है। मैं ठीक हूं, आर्यन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेहा पूरी तरह से स्वस्थ थी। सुबह वो बहुत फिट महसूस कर रही थी। नेहा ने ये बात लाल चेहरे के साथ कही। उसे अभी भी याद था कि कल रात क्या हुआ था। तुम्हें मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे आर्यन या जीजाजी बुला सकती हो। आर्यन चाहता था कि नेहा उसके साथ सहज रहे। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें बस आर्यन बुलाऊंगी। नेहा ने आखिरकार आर्यन को अपने नाम से पुकारा। नेहा का चेहरा अभी भी लाल दिख रहा था। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। तुम तब तक जाकर नहा लो और तैयार हो जाओ। आर्यन चाहता था कि नेहा स्नान कर ले। अगर वो उस जगह पर रुकता तो संभावना थी कि स्थिति और भी अजीब हो जाती। इसलिए वो फिलहाल नेहा को अकेला छोड़ना चाहता था। आर्यन कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ नेहा बची थी। ओह, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूं? मैंने उसे अपना शरीर देखने दिया। नेहा को बहुत शर्मा रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भविष्य में उसका सामना कैसे करूंगी? नेहा का दिमाग इस समय बहुत उलझा हुआ था। उसकी बड़ी बहन का मंगेतर इस समय उसका शरीर देख रहा था। इस स्थिति में नेहा क्या करेगी? ओह, मैं ऐसी स्थिति में साफ क्यों नहीं सोच पा रही हूं? नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे बस नहा लेना चाहिए। शायद ठंडे पानी से मेरा दिमाग शांत हो जाए। नेहा ने नहाने का फैसला किया। शायद ठंडे पानी से उसके विचार ताज़ा हो जाए। कंबल में लिपटी हुई ही नेहा कमरे के छोटे से बाथरूम में चली गई। उसने शावर से आने वाले ठंडे पानी से अपना शरीर धोना शुरू किया। नेहा के कमरे से निकलने के बाद आर्यन रसोई में गया। इस बार वो सबके लिए नाश्ता बनाने वाला था। इस समय उसे लगा कि प्रिया और अन्य महिलाएं सो रही होंगी, इसलिए उसके लिए सबके लिए खाना बनाना सबसे अच्छा था, ताकि जब वे सब उठें तो नाश्ता तैयार मिले। आर्यन में खाना बनाना शुरू किया। उसने रसोई में मौजूद सामग्रियों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। 30 मिनट के भीतर आर्यन बहुत सारा खाना बनाने में सफल हुआ। उसने बनाया हुआ सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। संयोग से जब आर्यन ने खाना बनाना खत्म किया, तभी प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी द्वार से बाहर आईं। आज सभी महिलाएं बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थीं। आर्यन अपनी सभी पत्नियों की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। पति, आप इस तरह स्तब्ध क्यों हैं? क्या आपने हम जैसी सुंदरियां पहले कभी नहीं देखी? प्रिया और अन्य महिलाएं आर्यन के सामने खिलखिलाकर हंसने लगीं। पत्नियों, आप सब अप्सराओं जैसी सबसे सुंदर महिलाएं हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी महिलाओं का आशीर्वाद मिला है। देखो, पति की जुबान बहुत मीठी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो हम सबको इकट्ठा कर सके। इस बार माधुरी ने कहा कि आर्यन की बातें महिलाओं को खुश कर देती हैं। आर्यन अपनी पत्नियों को देखकर बस मुस्कुराता रहा। अध्याय 284। माधुरी भी जाना चाहती थी। सभी महिलाएं डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ीं और बहुत सलीके से बैठ गईं। इस विला की डाइनिंग टेबल काफी बड़ी है, जिसमें एक साथ दर्जनों लोग बैठ सकते हैं। आर्यन, क्या ये सब तुमने बनाया है? रीना ने पूछा कि क्या मेज पर रखा सारा खाना अकेले आर्यन ने बनाया है? बिल्कुल, चलिए इसे चखते हैं। आर्यन ने सभी को अपना खाना आजमाने के लिए कहा। इस घर में केवल प्रिया और माधुरी ही ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने पहले उसके हाथ का खाना चखा था। मीनल, नैना, रीना और परी ने पहले कभी आर्यन के हाथ का खाना नहीं खाया था। वे चारों आर्यन के खाना पकाने के कौशल को लेकर काफी उत्सुक थीं। उन्होंने आर्यन द्वारा बनाए गए व्यंजनों को चखना शुरू किया। स्वादिष्ट। मीनल, नैना, रीना और परी को लगा कि आर्यन द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही लाजवाब है। आर्यन सभी महिलाओं को अपने बनाए व्यंजन पसंद करते देख खुश था। तभी कदमों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। सबने तुरंत आवाज की ओर देखा। उन्होंने देखा कि नेहा डाइनिंग रूम में आ रही है। नेहा, जो अभी अभी नीचे आई थी, सीधे डाइनिंग रूम की ओर गई। उसे ये ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई थी कि डाइनिंग रूम कहाँ है। शोर सुनकर नेहा ने जाकर देखने का फैसला किया था। जब वो पहुंची तो वो ये देखकर दंग रह गई कि आर्यन के बगल में इतनी सारी बेहद खूबसूरत महिलाएं बैठी थीं। वहां बैठी हर महिला अद्भुत सुंदर थी और हर एक का स्वभाव अलग था। नेहा ने कभी एक ही जगह पर इतनी सारी सुंदरियों को इकट्ठा नहीं देखा था। ये देखकर नेहा को संदेह होने लगा कि यहाँ की सभी सुंदर महिलाएं आर्यन की ही महिलाएं हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन के पास एक साथ इतनी सारी सुंदर महिलाएं हो सकती हैं। नेहा, यहाँ आओ और हमारे साथ खाना खाओ। नेहा को आता देख आर्यन ने उसे साथ खाने के लिए बुलाया।
वहां मौजूद सभी महिलाओं ने नेहा को मधुर मुस्कान दी। नेहा की उन सुंदर महिलाओं की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस अपना सिर झुकाया और पास की कुर्सी की ओर चल दी। नेहा, आर्यन के व्यंजनों को चखें, आपको वे जरूर पसंद आएंगे। प्रिया, जो नेहा से परिचित थी, उसने तुरंत उसे खाने का प्रस्ताव दिया। नेहा ने प्रिया को मना नहीं किया और खाना चखना शुरू किया। वहां मौजूद सभी महिलाएं नेहा को देख रही थीं। वे सोचने लगीं कि शायद नेहा को भी उनके समूह में शामिल किया जा सकता है। उसके व्यवहार और सुंदरता से सभी महिलाएं संतुष्ट थीं। नेहा एक सही उम्मीदवार हो सकती थी। वे सभी नेहा से बात करने का सही समय ढूंढेंगी। सभी ने खाना जारी रखा। महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। आज वे सभी बहुत खिली खिली लग रही थीं, शायद कल रात बढ़ी हुई शक्ति के कारण। पति, मैंने सुना है कि आप ऐश्वर्या के साथ व्यापार के सिलसिले में राजधानी जा रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ, मैं ऐश्वर्या के साथ कुछ काम से राजधानी जा रहा हूं। वैसे तुम्हें ये कैसे पता चला? जाहिर है, मुझे पता है। ऐश्वर्या जो कुछ भी करती है वो मेरी निगरानी से नहीं बच सकता। माधुरी ने आर्यन को बताया कि वो ऐश्वर्या के काम के बारे में जानती थी। ये पता चला कि माधुरी अक्सर ऐश्वर्या के काम पर नजर रखती थी। ऐश्वर्या खुद भी अक्सर व्यापार में बहुत अनुभवी माधुरी से सलाह लेती थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी आप दोनों के साथ राजधानी जाऊंगी। माधुरी भी आर्यन और ऐश्वर्या के साथ राजधानी जाना चाहती थी। वो आर्यन को ऐश्वर्या जैसी शांत और ठंडी महिला को हासिल करने में मदद करना चाहती थी। वो एक ऐसी योजना बनाएगी जिससे आर्यन जल्द से जल्द ऐश्वर्या का दिल जीत सके। माधुरी ने अपनी अन्य बहनों की ओर आंख मारी। उसने पहले ही एक ऐसी लड़की ढूंढ ली थी जिसे वो अपने समूह में शामिल कर सकती थी। पत्नियों के समूह की सभी महिलाएं समझ गई थीं कि माधुरी क्या करने की कोशिश कर रही है, और उन सब ने उसका समर्थन किया। ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो तो चलो। आर्यन को माधुरी के साथ आने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसके साथ होने से यात्रा में बोरियत नहीं होगी। मैं भूल गई, मैंने अभी तक अपनी बड़ी बहन को नहीं बताया कि मैं ठीक हूं। वो बहुत चिंतित होगी। क्या तुम ऐश्वर्या की छोटी बहन हो? माधुरी ने पूछा। हाँ, मेरी बड़ी बहन ऐश्वर्या है। क्या सुंदर परी जैसी दीदी मेरी बड़ी बहन को जानती हैं? नेहा ने माधुरी से पूछा। वो अभी तक उसका नाम नहीं जानती थी, इसीलिए उसने उसे सुंदर परी दीदी कहा। हाँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की करीबी परिचित हूं। मेरा नाम माधुरी है। तुम मुझे माधुरी दीदी कह सकती हो। जवाब देते हुए माधुरी ने अपना परिचय दिया। ठीक है माधुरी दीदी, नेहा ने सिर हिलाया। ये देखकर कि नेहा उन्हें नहीं जानती, बाकी महिलाओं ने भी अपना परिचय देना शुरू कर दिया। नेहा एक एक करके आर्यन की महिलाओं के नाम याद करने लगी। आर्यन, मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। मैं अपनी बड़ी बहन को बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। नेहा अपनी बहन से संपर्क करना चाहती थी। कल अपहरण के समय उसका बैग गिर गया था, जिसमें उसका सारा सामान और मोबाइल था। ये लो। आर्यन ने अपना फोन नेहा को दे दिया। नेहा ने फोन लिया और स्क्रीन अनलॉक की। जैसे ही उसने फोन खोला, दर्जनों मिस्ड कॉल और मैसेज दिखाई दिए। फोन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन थी। ऐसा लगता है कि अपहरण के बाद ऐश्वर्या ने आर्यन को मदद के लिए कई बार फोन किया था। ये देखकर नेहा भावुक हो गई कि उसकी बहन उसके लिए इतनी चिंतित थी। भले ही ऐश्वर्या दूसरों के प्रति ठंडी रहती थी, लेकिन वो नेहा और अपने प्रियजनों के लिए बहुत दयालु थी। नेहा ने तुरंत अपनी बहन का नंबर मिलाया। बीप बीप बीप, कॉल जुड़ गई। आर्यन, तुम कहाँ थे? कल रात से मैंने तुम्हें दर्जनों बार फोन किया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेहा लापता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। ऐश्वर्या ने तुरंत अपना गुस्सा निकाला क्योंकि आर्यन ने उसके कई फोन नहीं उठाए थे। अध्याय 285। ऐश्वर्या की ओर से विशेष उपहार। नेहा ने अपने कान ढक लिए। ऐश्वर्या की गुस्से भरी आवाज इतनी तेज थी कि उससे नेहा के कान के पर्दे फटने लगे। बड़ी बहन, ये मैं हूं नेहा। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। नेहा ने ऐश्वर्या को अपनी सुरक्षा के बारे में बताया। नेहा, क्या ये सच में तुम हो? ऐश्वर्या ने हैरानी से पूछा। बड़ी बहन, क्या आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानती? नेहा ने अपनी बहन से कहा। नेहा की आवाज दोबारा सुनने के बाद ऐश्वर्या को आखिरकार यकीन हो गया कि वो वास्तव में नेहा ही है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब तुम कहाँ हो और तुम किसके साथ हो? ऐश्वर्या ने उससे ढेरों सवाल पूछ डाले। बड़ी बहन, इस समय मैं आर्यन के घर पर हूं। मैं जल्द ही घर पहुंचूंगी। आर्यन के घर पर? तुम वहां कैसे पहुंची? तुम्हारी सहेली की बड़ी बहन ने मुझे बताया था कि तुम्हारा अपहरण हो गया है। तुम वहां कैसे पहुंची? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। उसे संदेह था कि कहीं नेहा शुरू से ही आर्यन के साथ तो नहीं थी। अगर नेहा का अपहरण नहीं हुआ था और वो केवल आर्यन के साथ घूमने गई थी, तो वो उन दोनों से बहुत नाराज होती, क्योंकि ऐश्वर्या नेहा की चिंता में रात भर सोई नहीं थी। नेहा ने उसे पूरी बात समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका वास्तव में अपहरण हुआ था, लेकिन सौभाग्य से आर्यन ने आकर उसे बुरे लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया।
नेहा ने आर्यन के साथ उन अजीब बातों का जिक्र नहीं किया, वरना और भी तमाशा खड़ा हो जाता। इस समय नेहा खुद भी मानसिक रूप से उलझन में थी, क्योंकि उसने आर्यन के घर पर कई बेमिसाल सुंदर महिलाओं को देखा था। अगर वो ये सब अपनी बड़ी बहन को बताती तो ऐश्वर्या आग बबूला हो जाती। तो तुम्हें आर्यन ने उन चोरों के हाथ से बचाया। पूरी बात सुनने के बाद ऐश्वर्या को समझ आया कि नेहा आर्यन के साथ कैसे पहुंची। हाँ, आर्यन ने ही मुझे बचाया है, नेहा ने फोन पर सिर हिलाते हुए कहा। तो तुम ये फोन आर्यन को दो, मुझे उससे बात करनी है। आर्यन, जो नाश्ता करने में व्यस्त था, उसने नेहा से फोन लिया। हेलो ऐश्वर्या, क्या बात है? आर्यन, नेहा को बचाने के बाद तुमने मुझे तुरंत फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं सकी। ऐश्वर्या ने अपनी पूरी रात की हताशा आर्यन पर निकाल दी। माफ करना, कल रात मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अपना सिर खुजलाते हुए आर्यन ने फोन के दूसरी तरफ मौजूद ऐश्वर्या से माफी मांगी। ऐश्वर्या ने ठंडी आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि तुमने नेहा को बचाया है। आर्यन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन को समझ नहीं आया कि ऐश्वर्या का व्यवहार इतनी जल्दी कैसे बदल गया। अभी वो नाराज थी और अब वो उसका आभार मान रही थी। महिलाएं वास्तव में बहुत जटिल होती हैं। जल्दी यहां आओ, हमारा विमान 1 घंटा 30 मिनट में उड़ान भरने वाला है। ऐश्वर्या ने आर्यन को तुरंत अपने घर आने को कहा, ताकि वे समय पर हवाई अड्डे पहुंच सकें। ठीक है, आधे घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, आर्यन ने वादा किया। इसके बाद ऐश्वर्या ने फोन काट दिया। आर्यन की अन्य महिलाएं उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगीं। साधना करने के बाद उनकी सुनने की क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि वे फोन की हल्की आवाज भी सुन सकती थीं। नाश्ता करने के बाद आर्यन, माधुरी और नेहा को ऐश्वर्या के घर जाना था। आर्यन ने घर की सारी जिम्मेदारी प्रिया और मीनल को सौंप दी। अपनी पत्नियों से विदा लेकर आर्यन माधुरी और नेहा को लेकर गैराज की ओर बढ़ा। वो अपनी कार इस्तेमाल करने वाला था। कल उसने ऐश्वर्या की कार सड़क किनारे ही छोड़ दी थी। माधुरी, कृपया अपने लोगों से कहकर वो कार मंगवा लो जिसका नंबर XXX है। कल मैंने उसे सड़क किनारे छोड़ दिया था। आर्यन ने माधुरी से मदद मांगी। ठीक है, मैं अभी अपने आदमियों को बोलती हूं। माधुरी ने तुरंत कॉल करके काम सौंप दिया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर चलें। वे दोनों कार में बैठ गईं और आर्यन उन्हें लेकर ऐश्वर्या के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में माधुरी ने धीरे से नेहा के कान में कहा कि वो आर्यन के साथ अपने संबंधों को ऐश्वर्या से गुप्त रखे। फिलहाल माधुरी नहीं चाहती थी कि ऐश्वर्या को पता चले कि वो आर्यन की महिला है, ताकि वो उन दोनों को करीब लाने के मौके बना सके। नेहा ने सिर हिला दिया। वो माधुरी की बात टाल नहीं सकती थी। जल्द ही वे ऐश्वर्या के निवास पर पहुंचे। जब वे गेट पर पहुंचे तो ऐश्वर्या पहले से ही उनका इंतजार कर रही थीं। आर्यन और नेहा कार से बाहर आए, जबकि माधुरी कार के अंदर ही छिपी रहीं। बड़ी बहन नेहा दौड़कर ऐश्वर्या के पास गई और ऐश्वर्या ने उसे कसकर गले लगा लिया। नेहा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ऐश्वर्या की आंखों में राहत के आंसू थे। बड़ी बहन, नेहा ने पहली बार अपनी बहन को इस तरह भावुक होते देखा था। ऐश्वर्या ने उसे बचपन में भी कभी इस तरह गले नहीं लगाया था। कुछ मिनटों तक गले मिलने के बाद ऐश्वर्या ने उसे छोड़ा। नेहा, अंदर जाओ, तुम्हारी सहेली काव्या अंदर है, वो भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। कल रात से ही काव्या ऐश्वर्या के साथ थी और नेहा की खबर का इंतजार कर रही थी। नेहा दौड़कर काव्या से मिलने अंदर चली गई। अब वहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। ऐश्वर्या ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन, मेरी छोटी बहन को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी और भी ऋणी हो गई हूं। इस बार ऐश्वर्या का स्वर बहुत कोमल और सच्चा था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी ठंडक नहीं थी। सिर्फ शुक्रिया, क्या मेरे लिए कोई और उपहार नहीं है? आर्यन ने शरारत से पूछा। तो अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। ऐश्वर्या अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसने अपने होंठ आर्यन के होंठों से मिला दिए। उसने आर्यन को चूम लिया। जैसे ही आर्यन को स्पर्श महसूस हुआ, उसने आंखें खोलीं और ऐश्वर्या को खुद को चूमते हुए पाया। आर्यन ने तुरंत प्रतिक्रिया की और वे दोनों घर के दरवाजे पर ही एक दूसरे को गहराई से चूमने लगे। वे दोनों रोमांस के सागर में डूब गए। ऐश्वर्या को आर्यन का चुंबन पसंद आने लगा था। यह एहसास उसे मदहोश कर रहा था। अध्याय 286। आपके संबंध अच्छे लग रहे हैं। माधुरी, जो अभी भी कार में थी, उसने आर्यन और ऐश्वर्या को चूमते हुए देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन और ऐश्वर्या का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया होगा। ऐसा लग रहा था कि उसे आर्यन को ऐश्वर्या दिलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही ऐश्वर्या सुंदर पत्नी समूह का हिस्सा बन सकती है। आखिरकार एक बार जब ऐश्वर्या आर्यन की मर्दानगी का स्वाद चख लेगी तो वो निश्चित रूप से किसी और से संतुष्ट नहीं होगी।
माधुरी ने मोहक मुस्कान दी। उसने पहले ही सोच लिया था कि ऐश्वर्या को जल्दी से आर्यन की महिला कैसे बनाया जाए। 5 मिनट तक चूमने के बाद ऐश्वर्या ने आर्यन से दूर होने की कोशिश की। बड़े लंपट, जल्दी मुझे छोड़ो, क्या मेरा दिया हुआ उपहार काफी नहीं है? ऐश्वर्या ने आर्यन को पीछे धकेल दिया। ऐश्वर्या, मुझे और चाहिए, आर्यन ने अपने होठों से लार पोंछते हुए कहा। वो अभी संतुष्ट नहीं था। ऐश्वर्या से निकलने वाली यिन ऊर्जा बहुत शुद्ध और समृद्ध थी, जो आर्यन को मदहोश कर रही थी। जल्दी हवाई अड्डे चलते हैं, वरना हमारी फ्लाइट छूट जाएगी, ऐश्वर्या ने आर्यन को चलने के लिए कहा। आर्यन, मेरी कार कहाँ है? तुम जो कार चला रहे हो वो अलग क्यों है? ऐश्वर्या ने उस कार को देखा जिसे आर्यन चला रहा था। जाहिर है कि ये लग्जरी कार उसकी नहीं थी। तुम्हारी कार फिलहाल गैराज में है क्योंकि वो खराब हो गई थी, इसीलिए मैं ये कार यहाँ लाया हूँ। आर्यन ने बहाना बनाया कि उसकी कार मरम्मत के लिए गई है। अच्छा तो चलो फिर, ऐश्वर्या ने उसे तुरंत कार में बैठने के लिए कहा। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कार किसकी है, जरूरी ये था कि वे समय पर हवाई अड्डे पहुंच जाएं। वे दोनों कार में बैठ गए। लगता है तुम दोनों के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। जैसे ही ऐश्वर्या कार में बैठी, पीछे की सीट से एक महिला की आवाज सुनाई दी। अचानक ऐश्वर्या ने अपना सिर पीछे घुमाया। उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक बेहद सुंदर महिला बैठी थी। ऐश्वर्या उसे देखकर दंग रह गई। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वो महिला कौन थी। वो मुख्य निर्देशिका माधुरी थी। अध्यक्ष माधुरी इस कार में क्या कर रही थीं? निर्देशिका माधुरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हकलाते हुए ऐश्वर्या ने पूछा। क्या मैंने पहले भेजे संदेश में नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ राजधानी जाऊंगी? माधुरी ने संदेश भेजा था कि वो भी साथ जा रही है और आर्यन के साथ ही आएगी। ऐश्वर्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था। आर्यन से बात करने के बाद उसने अपना फोन बिल्कुल नहीं देखा था। उसने तुरंत फोन खोला तो सच में माधुरी का एक संदेश आया हुआ था, जिसमें लिखा था कि वो भी राजधानी जा रही है और आर्यन के साथ ही आएगी। संदेश देखते ही ऐश्वर्या का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया, मानो उसके चेहरे से भाप निकल रही हो। अगर माधुरी पहले से कार में थी तो इसका मतलब है उन्होंने वो सब देख लिया जो उसने आर्यन के साथ बाहर किया था। ऐश्वर्या ने सोचा भी नहीं था कि जब वो आर्यन को चूम रही थी तो उसकी अपनी ही बॉस उसे सीधे देख रही होंगी। उसके लिए ये बहुत शर्मनाक था। वो भविष्य में माधुरी का सामना कैसे करेगी? माधुरी ने उसे अपने ही अंगरक्षक के साथ रोमांस करते देख लिया था। निर्देशिका माधुरी, क्या आपने अभी वो देखा? लाल चेहरे के साथ ऐश्वर्या ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐश्वर्या की घबराहट देखकर माधुरी ने झूठ बोलना पड़ा कि उसने चुंबन का दृश्य नहीं देखा। ऐश्वर्या का चेहरा और भी गर्म हो गया। ये साफ था कि माधुरी ने देखा है, पर वो झूठ बोल रही हैं। माधुरी दीदी, मुझे पता है आपने देखा है, आपको इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने देखा, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वयस्कों के लिए ये सब करना आम बात है। माधुरी ने उसे समझाते हुए कहा कि आज की दुनिया में ये सामान्य है। ये सुनकर ऐश्वर्या और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि माधुरी इतनी साहसी बातें करेंगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो माधुरी की आंखों में देख सके। निर्देशिका माधुरी, सीईओ ऐश्वर्या, क्या अब हम हवाई अड्डे चल सकते हैं? आर्यन ने यहाँ औपचारिक नामों का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि ऐश्वर्या बहुत ईर्ष्यालु महिला है। अगर उसे पता चला कि उसके और माधुरी के बीच कोई गहरा रिश्ता है तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। हाँ, तुम तुरंत चल सकते हो, माधुरी ने आदेश दिया। दूसरी ओर ऐश्वर्या ने कुछ नहीं कहा। वो बस शर्म के मारे अपना सिर झुकाए बैठी रही। आर्यन कार को हवाई अड्डे की ओर ले गया। रास्ते भर ऐश्वर्या ने अपना सिर नीचा रखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो माधुरी या आर्यन की तरफ देखे। उसकी नज़र में माधुरी के सामने उसकी छवि पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। उसने माधुरी के सामने एक बेशर्म हरकत की थी। अपने मन में ऐश्वर्या सोचने लगी कि आर्यन माधुरी को कैसे जानता है। माधुरी के लहजे से साफ था कि वो आर्यन से काफी परिचित थीं। उसे याद आया कि पहले जब वो आर्यन को नौकरी से निकालना चाहती थी, तब माधुरी ने उसका बचाव किया था। उसे समझ आया कि आर्यन और माधुरी एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। अब उसे पता चला कि आर्यन अपने काम में इतना अहंकारी क्यों था। आखिर वो महान निर्देशिका माधुरी को जो जानता था। ऐश्वर्या आर्यन से बहुत चिढ़ गई। उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो माधुरी को जानता है, और ये भी क्यों नहीं बताया कि माधुरी पहले से कार में बैठी है। अगर उसे ये पता होता तो वो बाहर इस तरह खुलेआम उसे कभी नहीं चूमती। ऐश्वर्या ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से आर्यन की कमर पर जोर से चुटकी काटी। आर्यन, जो ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, अचानक हुए इस आक्रमण से चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये महिला अचानक उसे चुटकी क्यों काट रही है। उसने ऐश्वर्या की तरफ देखा और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐश्वर्या ने गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसे अब आर्यन की कोई परवाह नहीं थी।
माधुरी जो ये सब देख रही थी मुस्कुराने लगी। वे दोनों एक रूठे हुए प्रेमी जोड़े की तरह लग रहे थे। अध्याय 287 अग्निहोत्री ग्रुप। रास्ते में माधुरी ने पूछा कि ऐश्वर्या किस कंपनी के साथ व्यापार करने वाली है। ऐश्वर्या ने माधुरी को बताया कि वो अग्निहोत्री ग्रुप के साथ व्यापार करेगी, जो इस देश में मीडिया और विज्ञापन के क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है। अग्निहोत्री ग्रुप शायद राजधानी का सबसे अमीर समूह ना हो, लेकिन उनकी शक्ति और पहुंच राजधानी के 4 महान परिवारों से कम नहीं है। जब व्यापार की बात आई तो ऐश्वर्या ने खुद को बहुत जल्दी संभाल लिया। अब वो फिर से अपनी सामान्य ठंडी और गंभीर छवि में वापस आ गई थी। तो तुम देश के सबसे बड़े मीडिया दिग्गज के साथ व्यापार करने जा रही हो? माधुरी ने सिर हिलाया। वो पहले से ही जानती थी कि ऐश्वर्या का अग्निहोत्री ग्रुप के साथ क्या काम हो सकता है। निर्देशिका माधुरी, आपका क्या ख्याल है? क्या आप खुद इस व्यापार के बारे में बात करना चाहेंगी? ऐश्वर्या ने पूछा। नहीं, बेहतर होगा कि तुम ही इसे संभालो। अगर मैं खुद बात करूंगी तो वे निश्चित रूप से सामान्य से बहुत अधिक दर वसूलेंगे। माधुरी ने ये काम ऐश्वर्या पर छोड़ दिया। अगर माधुरी खुद व्यापार की बात करती तो संभावना थी कि अग्निहोत्री ग्रुप उसकी संपत्ति को देखते हुए अपना निजी लाभ ढूंढने की कोशिश करता। व्यापार में मुनाफा ही प्रथम प्राथमिकता होती है। जब तक लाभ है, सौदा पक्का रहता है। इसके अलावा अग्निहोत्री ग्रुप की वित्तीय ताकत लगभग माधुरी की कंपनी के बराबर ही थी, इसलिए कोई भी पक्ष बड़े पैमाने के सौदे में पीछे नहीं हटना चाहता था। ठीक है, मैं समझ गई। मैं इस व्यापार को अच्छी तरह से करने की पूरी कोशिश करूंगी, ऐश्वर्या ने वादा किया। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐश्वर्या का आत्मविश्वास देखकर माधुरी संकष्ट थी। उसे लगा कि उसने आर्यन की कंपनी के लिए सीईओ चुनने में कोई गलती नहीं की है। इस समय आर्यन उन दोनों की बातें सुन रहा था। जो उसने सुना उससे उसे समझ आया कि अग्निहोत्री ग्रुप मीडिया और विज्ञापन का एक बड़ा खिलाड़ी है। इसका मतलब था कि ये अप्सरा कंपनी को मशहूर करने और उसे व्यापक पहचान दिलाने के बारे में था। आर्यन ने यह पूरा मामला ऐश्वर्या पर छोड़ दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो इसे संभाल लेगी। जल्द ही वे हवाई अड्डे पहुंच गए। कार से उतरकर तीनों सीधे उस विमान की ओर बढ़े जिसमें उन्हें सवार होना था। ऐश्वर्या ने बिजनेस क्लास के टिकट बुक किए थे। इस श्रेणी में सेवाएं सामान्य श्रेणी से कहीं अधिक बेहतर होती हैं और चालक दल भी बहुत अनुभवी होता है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने आर्यन, माधुरी और ऐश्वर्या के टिकटों की जांच की। ऐश्वर्या ने अधिकारी को वीआईपी टिकट दिया। ये पुष्टि करने के बाद अधिकारी ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। एक वीआईपी टिकट के साथ 8 साथी साथ जा सकते थे, इसीलिए अधिकारी ने आर्यन और माधुरी से अलग से टिकट नहीं मांगा। वे समझ गए थे कि ये दोनों ऐश्वर्या के साथ हैं। जैसे ही वे तीनों विमान के अंदर पहुंचे, वहां की विमान परिचारिकाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस विमान की सभी परिचारिकाएं काफी सुंदर और आकर्षक थीं। अमीर लोग अक्सर वीआईपी क्लास में इसीलिए सफर करते हैं क्योंकि यहाँ की परिचारिकाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं। एक परिचारिका ने आर्यन को देखते ही एक मोहक मुस्कान दी। उसके लिए आर्यन वो आदर्श सुंदर पुरुष था जिसके सपने वो अक्सर देखा करती थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वहां मौजूद लगभग सभी परिचारिकाएं आर्यन को ललचाई नजरों से देख रही थीं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ 2 बेहद सुंदर महिलाएं पहले से ही हैं। वे आर्यन की ओर देखकर अपनी आंखें झपकाने लगीं। ये देखकर ऐश्वर्या ने तुरंत उन परिचारिकाओं को घूर कर देखा। ऐश्वर्या की आंखों की ठंडक महसूस कर वे सब सिहर उठीं और उन्होंने आर्यन को परेशान करना बंद कर दिया। माधुरी मुस्कुरा दी। उसने देखा कि ऐश्वर्या उन महिलाओं से कितनी जल रही है जो आर्यन को रिझाने की कोशिश कर रही थीं। श्रीमान और देवियों, कृपया मेरे साथ आएं, मैं आप सभी की सीटें दिखा देती हूं। एक सुंदर परिचारिका ने उन्हें उनकी सीटों तक पहुंचाया। आर्यन पहली बार विमान में सवार था, इसलिए उसके लिए ये सब काफी नया था। वो उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। वहां बहुत सी सीटें खाली थीं, केवल कुछ गिने चुने बिजनेसमैन और अमीर लोग ही वहां मौजूद थे। अंत में उन्हें एक कोने में एक जगह मिली जहां 3 सीटें एक साथ थीं। बैठने की व्यवस्था ऐसी थी कि आर्यन सबसे बाहर की तरफ था, माधुरी बीच में और ऐश्वर्या खिड़की वाली सीट पर। विमान के उड़ान भरने में अभी 5 मिनट बाकी थे। माधुरी और ऐश्वर्या आपस में व्यापारिक अनुभवों को साझा करने लगीं। ऐश्वर्या माधुरी को बिजनेस क्वीन के रूप में बहुत मानती थी। इतनी कम उम्र में माधुरी ने अपनी कंपनी को शहर की नंबर 1 कंपनी बना दिया था, जो वाकई काबिले तारीफ था। इसके अलावा माधुरी की सुंदरता भी बेमिसाल थी। ऐश्वर्या ने मन ही मन स्वीकार किया कि माधुरी उससे कहीं अधिक सुंदर है। वो पुरुष वाकई भाग्यशाली होगा जिसे माधुरी मिलेगी।
उसे ये नहीं पता था कि वो भाग्यशाली पुरुष उसका अपना मंगेतर आर्यन ही है। अध्याय 288 साफ इनकार। ऐश्वर्या बहुत खुश थी कि उसे माधुरी से नए अनुभव मिल रहे थे। वे दोनों व्यापारिक विज्ञान पर चर्चा करती रहीं। आर्यन इस समय अकेला रह गया था क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या अपने पसंदीदा विषय पर चर्चा करने में व्यस्त थीं। आर्यन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने आखिरकार सोने का फैसला किया। नमस्ते दो सुंदर महिलाओं, क्या मैं आप दोनों से बात कर सकता हूं? एक सुंदर युवक माधुरी और ऐश्वर्या के पास आया। ये युवक इन दो सुंदरियों से जान पहचान बढ़ाना चाहता था। माधुरी और ऐश्वर्या बात करने में व्यस्त थीं। अचानक इस व्यक्ति ने आकर उन दोनों को परेशान कर दिया। दोनों महिलाओं ने एक सरसरी निगाह डाली और उसके बाद उस युवक को पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। युवक काफ़ी असहज महसूस करने लगा क्योंकि इन दोनों सुंदरियों ने उसे घास तक नहीं डाली। सुंदर मिस, मैं यहाँ ईमानदारी से आप दोनों को थोड़ा जानने के लिए आया हूँ। युवक ने हार नहीं मानी। वो अभी भी इन दोनों महिलाओं को बेहतर तरीके से जानना चाहता था। माधुरी और ऐश्वर्या का रवैया पहले जैसा ही रहा। वे युवक की बातों को अनसुना करती रहीं। माधुरी को अजनबियों का करीब आना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या ने ठंडे स्वभाव के साथ उन पुरुषों को दूर भगा दिया जो उसके करीब आने की कोशिश करते थे। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बस हमें परेशान कर रहे हो। आर्यन, जिसने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थीं, उसने उस युवक को अपनी नज़रों से ओझल होने के लिए कहा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? मैं बस इन दो सुंदर महिलाओं से जान पहचान करना चाहता था। तुम बीच में दखल देने वाले कौन होते हो? आर्यन के पहनावे को देखकर युवक को संदेह होने लगा कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से उन दो सुंदर महिलाओं का अधीनस्थ होगा। मैं इन दोनों महिलाओं का पुरुष हूं। तुम्हें अब चले जाना चाहिए। इन दोनों के पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। आर्यन ने उस युवक को स्पष्ट शब्दों में बता दिया। आर्यन की बात सुनकर युवक को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये व्यक्ति इन दो सुंदरियों का पुरुष कैसे हो सकता है? उसे लगा कि आर्यन सिर्फ एक सफ़ेद चेहरा है जिसे इन दोनों सुंदरियों ने पाल रखा है। तुम्हारे कपड़ों से ही मुझे पता चल गया है कि तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो। तुम्हारी तुलना इन दो सुंदर महिलाओं से कैसे की जा सकती है? युवक ने आर्यन को तुच्छ नज़रों से देखा। उस व्यक्ति ने आर्यन की पहचान का अंदाज़ा केवल उसके कपड़ों से लगाया था। आर्यन के कपड़े वास्तव में बहुत साधारण दिखते थे। वो शायद ही कभी अच्छे कपड़े पहनता था और सादगी से रहना पसंद करता था। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जानना चाहते। माधुरी सबसे पहले उस युवक को भगाने के लिए आगे आई। माधुरी को उस व्यक्ति का आर्यन के प्रति व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस व्यक्ति ने आर्यन का अपमान करने का दुस्साहस किया था, जिससे माधुरी के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐश्वर्या के होठों से निकले शब्द ठंडे और चुभने वाले थे। ये माधुरी के शब्दों से कहीं ज्यादा कठोर थे। उनकी बातें सुनकर युवक का चेहरा काला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों सुंदरियां इसलिए नाराज होंगी क्योंकि उसने आर्यन का अपमान किया था। उसे और भी यकीन हो गया कि आर्यन एक सफ़ेद चेहरा ही है। दो सुंदर महिलाओं, मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा इरादा आप दोनों को ठेस पहुँचाना नहीं था। मेरा नाम ध्रुव है और मैं राजधानी के बड़े खन्ना परिवार से आता हूँ। ये युवक वहाँ से गया नहीं, बल्कि उसने अपना परिचय दिया। ध्रुव को बहुत गर्व महसूस हुआ जब उसने बताया कि वो खन्ना परिवार का युवा मास्टर है, जो राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। खन्ना परिवार का सरकार और व्यापार में बहुत बड़ा प्रभाव है। यही कारण है कि उनकी शक्ति वर्धन परिवार से कहीं अधिक है। उसे पूरा विश्वास था कि अगर ये दोनों सुंदरियां उसकी असली पहचान जान जाएंगी तो वे उससे जान पहचान करके खुश होंगी। इस देश में कौन 4 बड़े परिवारों के करीब नहीं होना चाहेगा? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ से बाहर निकलो। माधुरी और ऐश्वर्या ने एक साथ ध्रुव को भगाया। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो किसी बड़े परिवार से है। उनके लिए वो व्यक्ति केवल एक बाधा थी। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि उसे फिर से ठुकरा दिया जाएगा, जबकि आमतौर पर वो अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करके किसी भी महिला को आसानी से हासिल कर लेता था। ये उसके लिए एक अपमान था। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने आर्यन, माधुरी और ऐश्वर्या की ओर एक धमकी भरी आभा छोड़ी। पता चला कि ध्रुव एक कमजोर स्तर का साधक था। उसके जैसा कमजोर साधक आर्यन जैसे उच्च स्तर के व्यक्ति को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने खिलाफ हिंसा का उपयोग करने के लिए मजबूर मत करो। इस बार आर्यन का लहजा पहले जैसा शांत नहीं था। उसने सीधे ध्रुव को चेतावनी दी। ध्रुव को आर्यन से बिल्कुल डर नहीं लगा। उसे अपनी लड़ने की क्षमताओं पर काफी भरोसा था। उसके लिए आर्यन को हराना एक छोटी चींटी को कुचलने जैसा था। उसे बचपन से एक महान साधक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।
उसने आर्यन को जान से मारने वाली नज़रों से देखा। माधुरी का पारा भी चढ़ने लगा था। देवियों और सज्जनों, विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है। कृपया सभी अपनी सीटों पर वापस आ जाएं। विमान परिचारिका ने सभी यात्रियों को निर्देश दिया। ध्रुव, जो आर्यन को पीटने की तैयारी कर रहा था, उसने अपना इरादा छोड़ दिया और गुस्से में अपनी सीट पर वापस चला गया। आर्यन ठंडी आवाज में बुदबुदाया। अगर उस व्यक्ति ने हमला करने की हिम्मत की होती तो वो उसे अपना पंचिंग बैग बना देता। ध्रुव के जाने के बाद माधुरी और ऐश्वर्या ने अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी और आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 289। सोनम। देवियां और सज्जनों, क्या आप लोगों ने अपनी सीट बेल्ट ठीक से बांध ली है? आर्यन के कान के पास एक कोमल महिला स्वर सुनाई दिया। एक विमान परिचारिका आर्यन, माधुरी और ऐश्वर्या के पास आई थी। विमान परिचारिका ने पूछा कि क्या सीट बेल्ट ठीक से लगी है या नहीं। आर्यन ने तुरंत अपने बगल में खड़ी परिचारिका की ओर ऊपर देखा। अपने बगल में आर्यन ने गहरे लाल रंग की वर्दी में एक सुंदर महिला को देखा। इस महिला का चेहरा एकदम सही अंडाकार आकार का था। इस परिचारिका के नैन नक्शे भी बहुत ही उत्तम और सुंदर थे और उसका शरीर भी बहुत सुगठित था। इस समय उस सुंदर परिचारिका के बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन साफ दिखाई दे रही थी। तंग कपड़ों में लिपटी उसकी देह उसे बहुत आकर्षक बना रही थी। उस सुंदर परिचारिका ने आर्यन को एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। ये विमान परिचारिका वास्तव में बहुत सुंदर थी। जो भी पुरुष इस महिला पर नजर डालता वो निश्चित रूप से उसके प्यार में पड़ जाता। आर्यन इस सुंदर परिचारिका को देखकर बहुत हैरान था कि ऐसी महिला इस विमान में परिचारिका के रूप में काम कैसे कर सकती है। जिस बात ने आर्यन को सबसे ज्यादा हैरान किया वो इस महिला की सुंदरता नहीं थी, बल्कि वो शक्ति थी जो इस महिला के पास थी। इस महिला के पास जो शक्ति थी वो बहुत प्रबल थी। इस सुंदर परिचारिका का साधना स्तर ओवरलॉर्ड रेल्म का तीसरा पड़ाव था। साधना के इतने उच्च स्तर के साथ इस सुंदर महिला को इस विमान में परिचारिका के रूप में काम करने की क्या आवश्यकता थी। जिस महिला के पास इस तरह की शक्ति हो वो आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकती है। इसलिए आर्यन को बहुत जिज्ञासा हुई कि ये सुंदर और शक्तिशाली महिला इस तरह के विमान में काम क्यों कर रही थी। सुंदर परिचारिका ने आर्यन की नज़रों को देखा। किसी तरह उसे महसूस हुआ कि आर्यन की नज़रें उसके उन सभी रहस्यों को खोज सकती हैं जो उसके पास थे। सुंदर परिचारिका को यह स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन अब तक का सबसे सुंदर पुरुष था जिससे वो इस जीवन में मिली थी। आर्यन के वर्तमान अच्छे लुक्स के साथ निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाएं उसके पीछे पागल होंगी। सुंदर परिचारिका ने बार बार आर्यन के शरीर की जांच की थी। ये व्यक्ति उसे सिर्फ एक साधारण इंसान लगा, लेकिन आर्यन के बगल में बैठी सुंदर महिला की शक्ति काफी अधिक थी। भले ही माधुरी की शक्ति अभी भी उससे बहुत कम थी। इस बार आर्यन ने अपनी शक्ति को बाहरी लोगों से पूरी तरह से छुपा रखा था और आर्यन का साधना स्तर उस सुंदर परिचारिका से बहुत ऊंचा था। यही कारण था कि वो सुंदर परिचारिका ये नहीं जान पाई कि आर्यन वर्तमान में किस स्तर पर था। एक सुंदर परिचारिका के लिए इतनी मजबूत साधना वाली युवा महिला को देखना काफी दुर्लभ था। यही कारण था कि उसने ये देखने का इरादा किया कि माधुरी कितनी शक्तिशाली थी, जो वर्तमान में एम्परर रेल्म के चौथे चरण में थी। श्रीमान, आपने अपनी बेल्ट नहीं बांधी है, मुझे इसे बांधने में आपकी मदद करने दें। एक बहुत ही मिलनसार मुस्कान के साथ सुंदर परिचारिका ने आर्यन को सीट बेल्ट लगाने में मदद की। आर्यन चुप रहा। उसने सुंदर परिचारिका को अपने शरीर पर सीट बेल्ट लगाने दी। जब वो महिला परिचारिका झुकी तो आर्यन को दो उभार दिखाई दिए जो काफी बड़े और एकदम सही दिख रहे थे। इस महिला के सीने पर एक पहचान पत्र लगा था जिसका उपयोग इस सुंदर परिचारिका के नाम को पुकारने के लिए किया जा सकता था। इस सुंदर परिचारिका का नाम सोनम है। सोनम ने आर्यन की अनुचित नज़रों को महसूस किया। ये व्यक्ति उसके उभारों को घूरने की बहुत हिम्मत कर रहा था। अगर वो किसी मिशन पर न होती तो सोनम ने आर्यन को बहुत जोर का थप्पड़ मारा होता। सोनम ने काफी चतुराई से आर्यन के शरीर पर सीट बेल्ट लगाई। उस महिला ने जानबूझकर बेल्ट को आर्यन के शरीर पर बहुत मजबूती से बांध दिया। आर्यन को सीट बेल्ट लगाने के बाद सोनम ने माधुरी और ऐश्वर्या को देखा जो आर्यन के बगल में थीं। उन दोनों महिलाओं ने पहले से ही अपनी सीट बेल्ट पहन रखी थीं, इसलिए सोनम को उनकी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवियों और सज्जनों, कृपया इस यात्रा का आनंद लें। यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमें बुला सकते हैं। सोनम ने बताया कि यदि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आर्यन और अन्य उसे या इस विमान की अन्य परिचारिकाओं को बुला सकते हैं। माधुरी और ऐश्वर्या ने सोनम की ओर सिर हिलाया। इस विमान पर सभी की जांच पूरी करने के बाद सोनम पीछे की सीट पर लौट गई, जो विशेष रूप से इस विमान की परिचारिकाओं के लिए निर्धारित थी। आर्यन लगातार सोनम के जाने को देख रहा था।
ऐश्वर्या ने आर्यन की ओर देखकर ठंडी आह भरी। ऐश्वर्या अभी उस सुंदर परिचारिका पर आर्यन की नज़रें देख सकती थीं। वो आर्यन द्वारा दिखाए गए व्यवहार से पूरी तरह असंतुष्ट थीं। दूसरी ओर माधुरी को भी महसूस हुआ कि वो सुंदर परिचारिका अभी थोड़ी अजीब थी। सोनम ने उसे एक अजीब नज़र से देखा था। इसके अलावा माधुरी सोनम के शरीर से काफ़ी खतरनाक आभा महसूस कर सकती थीं। माधुरी को महसूस हुआ कि सोनम उनके बारे में पता लगा रही थीं। पति, क्या आप उस महिला को जानते हैं? माधुरी ने आर्यन से बात करने के लिए टेलीपैथिक आवाज़ का उपयोग किया। नहीं, मैं इस सुंदरी को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन उसके पास ऐसी शक्ति है जो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। वो आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। आर्यन ने माधुरी को बताया कि उस सुंदर परिचारिका का साधना स्तर बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। तो ये परिचारिका एक साधिका है। ये उचित ही है कि मुझे महसूस हो रहा था कि इस महिला के पास एक ऐसी आभा है जो मुझे डराती है। सोनम के एक साधिका होने की बात जानने के बाद अब माधुरी समझ गई कि उसे सोनम की उपस्थिति से खतरा क्यों महसूस हो रहा था। ये पता चला कि ये महिला उससे अधिक शक्तिशाली थी। आर्यन को महसूस हुआ कि इस महिला की आभा उसे पूरी तरह से परिचित लग रही थी। उसने अपने मन में मौजूद यादों को खोजने की कोशिश की। बार बार याद करने के बाद आखिरकार आर्यन को याद आया कि इस महिला की आभा उस महिला के समान थी जिसने उसके साथ रीडर एंड पेंडेंट हार के लिए मुकाबला किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन को पास्ट में इस महिला के शरीर में ताकत महसूस नहीं हुई थी। ये पता चला कि इस महिला का साधना स्तर उसके पुराने स्वरूप से बहुत ऊंचा था। फिलहाल आर्यन स्वाभाविक रूप से सोनम की शक्ति का निष्कर्ष निकाल सकता था। सोनम, जो अपनी कुर्सी पर वापस आ गई थी, आर्यन की नज़रों से बहुत असहज थी। उसे महसूस हुआ कि आर्यन ने उसे एक ऐसा एहसास दिया जो काफ़ी खतरनाक था। भले ही उसने स्पष्ट रूप से बार बार पुष्टि की थी कि आर्यन सिर्फ एक इंसान था, न कि कोई साधक, लेकिन जब आर्यन ने उसे देखा तो उसे असहज महसूस क्यों हुआ? सोनम ने आर्यन की नज़रों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वो इस सुंदर युवक की नज़रों को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती थीं। सोनम बहुत असहाय थीं। उसे क्या हुआ था? वो एक ऐसे युवक द्वारा कैसे विचलित हो सकती थीं जो उनसे कई गुना छोटा था? सोनम को वर्तमान में किए जा रहे मिशन पर ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह के विचारों को सब कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए था। अध्याय 290। एक पेय जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई हैं। गुस्से की भावना के साथ ध्रुव अपनी सीट पर वापस चला गया। प्रिय, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्या उन दो महिलाओं ने ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हारा मन अप्रसन्न हो गया? जब ध्रुव अपनी सीट पर लौटा तो एक काफी आकर्षक दिखने वाली महिला ने उसका स्वागत किया। ये महिला एक कामुक चेहरे के साथ काफी सुंदर है। वो एक कलाकार है जो राजधानी में काफी प्रसिद्ध है। ये महिला ध्रुव का खिलौना बनने के लिए तैयार है ताकि उसका करियर और भी उज्जवल हो जाए। इस महिला को इस बात की परवाह नहीं थी कि ध्रुव उसे केवल एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब तक वो एक प्रसिद्ध सितारा बनी रहेगी, वो इसे संभव बनाने के लिए कुछ भी करेगी, भले ही उसे इस देश में प्रभाव रखने वाले लोगों को अपना शरीर ही क्यों ना बेचना पड़े। आज की दुनिया में ये एक स्वाभाविक बात बन गई है। हर कोई अपनी पसंद बनाने के लिए स्वतंत्र है। जो कुछ भी उन्हें सही लगता है, वे दूसरों की परवाह किए बिना तुरंत उसे करते हैं। उन दो महिलाओं ने खुलेआम मुझे ठुकराने की हिम्मत की। भले ही मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं खन्ना परिवार का युवा मास्टर हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। ध्रुव ने इस आकर्षक महिला को बताया कि अभी-अभी माधुरी और ऐश्वर्या ने उसे बेरहमी से ठुकरा दिया था। उन दो महिलाओं को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या खो दिया है। भले ही युवा मास्टर ध्रुव उन दोनों की ओर आकर्षित हैं, ये एक आशीर्वाद है जो इस दुनिया में शायद ही कभी मिलता है। काफी ढीठ अंदाज में इस हॉट महिला कलाकार ने माधुरी और ऐश्वर्या का मजाक उड़ाया, जिन्होंने खन्ना परिवार के युवा मास्टर के करीब आने का सुनहरा अवसर खो दिया था। तुम वास्तव में एक ऐसी महिला हो जो मुझे अच्छी तरह समझती हो। मैं तुम्हें एक आलिशान विला उपहार में दूंगा और एक बड़े मीडिया हाउस के साथ अनुबंध का प्रस्ताव भी दूंगा। ध्रुव इस हॉट महिला कलाकार को देखकर काफी खुश हुआ और उसने उसे उपहार देने का फैसला किया। प्रिय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। उस हॉट स्टार महिला ने तुरंत अपने बगल में बैठे ध्रुव को गले लगा लिया और उसे चूम लिया। वो ध्रुव के प्रति और भी अधिक नखरे दिखाने लगी। ये महिला जानती थी कि पुरुष को कैसे खुश करना है। वो ध्रुव से लाभ प्राप्त करने के लिए उसके सामने नखरे करती थी। जब तक इस खन्ना परिवार का युवा मास्टर खुश है और उससे ऊबता नहीं है, उसका करियर निश्चित रूप से रोशनी के साथ चमकता रहेगा।
विमान थोड़ा कंपन करने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये विमान जल्द ही उड़ान भरेगा। जब ये उड़ान भरता है तो कंपन थोड़ा अधिक होता है। इसीलिए विमान परिचारिकाएं सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने के लिए कहती हैं ताकि कोई अनचाही दुर्घटना ना हो। कुछ क्षणों के बाद विमान उड़ान भरने में सफल रहा और सुरक्षित रूप से उड़ने लगा। विमान के स्थिर होने के बाद आखिरकार सभी को अपनी सीट बेल्ट हटाने की अनुमति दे दी गई। राजधानी की यात्रा काफी लंबी है। इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। आर्यन के लिए बस बैठे रहना काफी उबाऊ था। वो कुछ और करना चाहता था। आर्यन ने अपनी बगल में देखा। इस समय माधुरी और ऐश्वर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों सो रही थीं। ऐश्वर्या बहुत थकी हुई थी क्योंकि कल रात वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, जबकि माधुरी इस समय अपने मानसिक मन को स्वस्थ करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि कल रात वो आर्यन के खिलाफ बहुत अधिक सक्रिय थी। माधुरी को भी खुद को ठीक करने के लिए थोड़ी नींद की आवश्यकता थी। माधुरी की शारीरिक शक्ति काफी बढ़ गई होगी, लेकिन कल रात के आनंद ने उसके मानसिक मन को काफी थका दिया था। इसीलिए उसे स्वस्थ होने के लिए थोड़ी देर की झपकी की आवश्यकता थी। आर्यन बहुत असहाय महसूस कर रहा था, भले ही उसका इरादा माधुरी के साथ कुछ मजेदार करने का था। श्रीमान, ये आपका पेय है। अचानक सोनम आर्यन के पास आई। एक ट्रॉली टेबल लेकर वो विमान में यात्रियों को भोजन और पेय वितरित करने के लिए घूम रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने सोनम से पेय प्राप्त किया। क्या मैं आपके बारे में थोड़ा जान सकता हूं? क्षमा करें श्रीमान, मैं अभी काम कर रही हूं। मैं आपसे बात जारी नहीं रख सकती। अभी भी कई यात्री हैं जिन्हें भोजन और पेय नहीं मिला है। सोनम ने आर्यन को मना कर दिया। उसे अभी अपना काम करना था। ओह, तो ऐसा है, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये देखकर कि ये महिला बात नहीं करना चाहती, आर्यन अब और जारी नहीं रखना चाहता था। सोनम ने बस आर्यन को देखकर एक मधुर मुस्कुराहट दी, जिसके बाद उसने ट्रॉली को अन्य यात्रियों की ओर धकेल दिया। आर्यन सोनम को जाते हुए देखता रहा, भले ही वो इस सुंदर परिचारिका के बारे में थोड़ा जानना चाहता था। आर्यन ने वो पेय पिया जो सोनम ने उसे दिया था। जब आर्यन ने थोड़ा पिया तो उसे लगा कि उस पेय में कुछ अजीब था। इस पेय में एक ऐसी दवा मिलाई गई थी जो लोगों को कई घंटों के लिए सुला सकती थी। आर्यन को समझ नहीं आया कि सोनम ने उसे नींद की गोलियों वाला पेय क्यों दिया। वास्तव में ये महिला उसे नींद की गोलियां देकर क्या चाहती थी? सोनम इस विमान में सभी को भोजन और पेय वितरित करती रही। सभी ने खुशी से सोनम से भोजन और पेय स्वीकार किया। आर्यन की तरह ये लोग भी सोनम से जान पहचान करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अफसोस कि सोनम ने उन सभी पुरुषों को ठुकरा दिया जिन्होंने उसके करीब आने की कोशिश की। यहां तक कि ध्रुव, जिसने सोनम के करीब आने की कोशिश की थी, उसे भी सोनम ने तुरंत मना कर दिया। ध्रुव का चेहरा फिर से काला पड़ गया। ये तीसरी बार था जब उसे एक सुंदर महिला ने ठुकराया था। आज वास्तव में क्या गलत है? उसे बार बार सुंदर महिलाओं द्वारा क्यों ठुकराया जा रहा है? क्या उसके बारे में कुछ अजीब है? आर्यन ने देखा कि सोनम ने यात्रियों को दिए गए भोजन और पेय में ऐसी दवा थी जो लोगों को सुला सकती थी। ऐसा लग रहा था कि सोनम का निशाना केवल आर्यन ही नहीं था। विमान में मौजूद सभी लोगों को ऐसा भोजन और पेय दिया गया था जिसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। सभी को नींद की गोलियां देने के बाद अब सोनम के लिए अपनी योजना को अमल में लाने का समय आ गया था। सोनम ने ट्रॉली को उन 4-5 लोगों की ओर धकेला जो बीच की यात्री सीट पर थे। ये 5 लोग 4 हट्टे-कट्टे पुरुषों और एक ऐसे व्यक्ति से बने थे जिसका चेहरा कामुक था। उस व्यक्ति का नाम, जिसका चेहरा विकृत था, तुषार था। पहले से ही तुषार हमेशा सोनम की हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो सुंदर परिचारिका में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। सुंदर परिचारिका ने उसे उम्मीद का एक असाधारण एहसास दिया था। तुषार सोनम का स्वाद चखने के लिए बेताब था। श्रीमान, ये आपका भोजन और पेय है, कृपया आनंद लें। सोनम ने इन 5 लोगों को भोजन और पेय दिया। उन 4 हट्टे-कट्टे पुरुषों में से एक सोनम से भोजन और पेय प्राप्त कर रहा था। तुषार ने अपने सामने वाले बड़े आदमी को किनारे धकेल दिया। वो व्यक्तिगत रूप से सोनम से भोजन और पेय प्राप्त करेगा।